Hello everyone. Today we are going to learn tenses. As we all know that there are three types of main tenses, which are present tense, second is past tense, and third is future tense. There are some subparts of these tenses. So we are starting with our first tense, that is present tense. It has four subparts, which are present indefinite tense, second is present continuous tense, third is present perfect tense, and fourth one is present perfect continuous tense. After this we have past tense. Same like as present tense, we have four subparts also of past tense, that are past indefinite tense, second is past continuous tense, third is past perfect tense, and fourth one is past perfect continuous tense. Same like the past tense, there are four subparts of future, same like that future, same like that past tense, we have future tense, and it also has four subparts, which are future indefinite tense, second is future continuous tense, third is future perfect tense, and fourth one is future perfect continuous tense. Now we will discuss about each subpart of these tenses. So we are starting with our first subpart, that is present indefinite tense. I think we should use some words of Hindi for proper explanation. So प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को बता दूं. जब भी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, उस वाक्य की, उस सेंटेंस की पहचान होगी कि इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ऐसे शब्द आएंगे. उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, राधा खाना पकाती है. तो उसमें अब लास्ट में जैसा आप देख रहे हैं कि ती है आ गया है, तो
तो ती है अगर आ गया है तो ये कौन सा टेंस है, आप लोग को पता लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो थी इसकी हिंदी में पहचान की, अगर कोई वाक्य दिया हुआ है तो उसकी कैसे पहचान करें कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे रूल्स की कि इसको इंग्लिश में कैसे लिखना है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का रूल है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। अब एस और ई एस के साथ लगता है ऑब्जेक्ट। अब हम इसके हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट जो होता है, जिस व्यक्ति के बारे में सेंटेंस में बात की गई होती है, जिस मटेरियल के बारे में बात की गई होती है, जिस भी चीज़ के बारे में बात की गई होती है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद में हमारे पास है V1 यानी कि वर्ब। वर्ब क्रिया को कहते हैं, जो काम वाक्य में किया गया होता है उसको वर्ब बोलते हैं। उसके बाद में हमारे पास है एस और ई एस। इस एस और ई एस का मतलब क्या है कि जब वाक्य में काम करने वाला व्यक्ति यानी कि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा तो उसमें वर्ब के साथ में एस या ई एस लग जाएगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यही वाला कि राधा खाना पकाती है। तो इस राधा खाना पकाती में राधा जो है वो एक ही व्यक्ति है, एक ही लड़की है। तो इसको कैसे लिखेंगे, राधा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, पकाती है। पकाती को इंग्लिश में कुक्स बोलते हैं, कुक बोलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि राधा जो है काम करने वाली व्यक्ति या लड़की एक है, तो उसमें क्या होगा कि वर्ब के साथ में एस या ई एस लगेगा। अब एस या ई एस डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर कि कौन सा वर्ब है, तो कौन सा एस या एस लगेगा या ई एस लगेगा। अगर जो तो जैसे कुक आ गया यहाँ पे, तो कुक के साथ एस लगता है, आप लोग को पता होगा, इतना तो रूल पता है। तो कुक के साथ क्या लगेगा, राधा कुक्स। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा हमारे पास, जो भी वाक्य में बचा वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट, इन सभी चीज़ों के अलावा जो भी बचेगा उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या बचा, राधा कुक्स। अब खाना ही रह गया है, तो राधा कुक्स फूड। ये हमारा क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन चुका है हमारे पास। इसी की कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। वह परिश्रम करता है। अब वह यहाँ पर क्या आ गया है, वह सिंगल है, ही है, तो ही। परिश्रम को कहते हैं मेहनत, मेहनत को इंग्लिश में बोलते हैं हार्ड वर्क। तो ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पे वर्क्स क्या था, मेहनत, परिश्रम। तो परिश्रम को इंग्लिश में बोलते हैं वर्क, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट क्या था, सिंगल था, तो उसके साथ क्या लग गया, एस लग गया, तो ही वर्क्स हार्ड। इसकी दूसरी एग्जांपल लेते हैं हम कि राधा समय पर स्कूल जाती है। राधा समय पर स्कूल जाती है। इसको कैसे लिखेंगे, अब राधा तो सिंगल है तो राधा ही रहेगा, राधा। अब क्या करती है, समय पर स्कूल जाती है। इसमें वर्क यानी कि वर्ब क्या है, जाती, यानी कि गो। जाति को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं। तो राधा सिंगल है, इसके लिए गो के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस। अब यहाँ पे कंडीशन देखो क्या है कि यहाँ पे गो के साथ में ई एस लगी, क्योंकि एस लगता है तो जो वर्ड है वो सही नहीं बनता, इसलिए राधा GOES, राधा गोज टू स्कूल। अब जो भी बचा वो ऑब्जेक्ट है, तो राधा गोज टू स्कूल इन टाइम। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये तो थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये क्या थे, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। उसके बारे में हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। कौन से होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो। मान लीजिए हम इसी उदाहरण को लेते हैं, राधा खाना पकाती है। तो इसी का उदाहरण हम इसको कैसे लिखेंगे, क्या राधा खाना पकाती है, क्या राधा खाना पकाती है।
तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अब हमारे पास यहाँ पे क्या था कि इसको हमने इंग्लिश में लिखा था राधा कुक्स फूड। इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे डज राधा कुक फूड। इसको लिखने का मैं रूल भी बताऊंगा। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इनको बनाने का रूल होता है कि सबसे पहले क्या लगता है, डज या फिर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। विदाउट क्वेश्चन मार्क कभी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है, दिस इज कंपल्सरी। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या सविता गाना गाती है? तो इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे डू या डज आना है। अगर जो तो कार्य करने वाला सब्जेक्ट जो होगा वो क्या है, सिंगुलर होगा तो उसमें डज लगेगा, और अगर प्लूरल होगा तो डू लगेगा। तो यहाँ पे सविता एक है तो यहाँ पे क्या लगेगा, डज। डज, अब सविता ऑब्जेक्ट है, डज सविता। अब गाना, गाना सिंग को बोलते हैं, डज सविता सिंग सॉन्ग। क्या सविता गाना गाती है? तो डज सविता सिंग सॉन्ग। क्या सविता गाना गाती है? इसी तरह का एक और एग्जाम्पल, क्या घोड़ा तेज नहीं दौड़ता है? अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि क्या घोड़ा तेज नहीं दौड़ता है, तो इस केस में क्या होगा, अब डू या डज तो लगना है, घोड़ा एक है तो डज हॉर्स। अब तेज नहीं दौड़ता है तो डज हॉर्स नॉट रन फास्ट। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये तो सिंपल इंटेरोगेटिव था। इसका भी मैं रूल लिख देता हूँ कि अगर सेंटेंस में सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो प्लस उसमें नॉट यानी कि नेगेटिव फॉर्मेशन आ गई हो तो उसको कैसे करना है। तो उसके लिए डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इससे हमारा क्या बनेगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव टेंस सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस, पहले हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, राधा खाना नहीं पकाती है। अब यहाँ पे कह रहा है कि राधा खाना नहीं पकाती है, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको कोशिश करते हैं लिखने की इंग्लिश में। तो राधा, अब राधा एक है तो डज नॉट, डज लग जाएगा, डज नॉट कुक फूड। ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखा हमने, इसका रूल क्या है, तो रूल मैं बता देता हूँ। इसको लिखने का रूल है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट। अगर जो तो काम करने वाला सिंगल होगा तो क्या लग जाएगा, डू नॉट। लेकिन अगर काम करने वाला ज़्यादा, सॉरी मैं गलत बोल दिया, अगर काम करने वाला व्यक्ति यानी सब्जेक्ट सिंगल है, सिंगुलर है, तो उसमें वाक्य में जो है वो डज नॉट लगेगा। लेकिन अगर काम करने वाला व्यक्ति प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी फॉर्मेशन का रूल है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं। हम खाना नहीं खाते हैं तो कैसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, हम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी।
उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। अब हम देख रहे हैं कि वी मीन्स हम होता है, हम जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में क्या लगना है, डू नॉट। तो वी डू नॉट, अब वर्ब क्या है, खाते, खाते को इंग्लिश में बोलते हैं ईट, वी डू नॉट ईट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, तो वी डू नॉट ईट फूड। ये हमारा जो है कौन सा टेंस बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इज इट क्लियर टू यू? तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस जो है कंप्लीट हो गया है। आगे की जो 11 पार्ट्स बची हैं उनको देखने के लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। एक एक अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग वीडियो जो है बनाया जाएगा। तो अभी हम फर्स्ट वीडियो जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अपलोड करने जा रहे हैं। बाकी के अगले जो टाइप्स हैं देखने के लिए अगला वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।